हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस, लेंथ, मेजरमेंट इनका इंट्रोडक्शन किया था और हमने यूनिट लेंथ के बारे में भी स्टडी किया था। और आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ पॉइंट 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम ये स्टडी करेंगे कि लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं डिफरेंट थिंग्स को मेजर करने में। ठीक है, अब जैसे टेलर है वो टेप यूज़ करता है क्लॉथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्लॉथ की लेंथ को मेजर करने के लिए। जो क्लॉथ मर्चेंट है वो मीटर रॉड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही। लेकिन अगर आपको कोई छोटी चीज़ मेजर करनी है, जैसे आपको पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, तो आप वो अपने सेंटीमीटर स्केल से कर सकते हो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। लेकिन उससे आप ट्री की गर्थ, मतलब कि ट्री का सर्कल कितना है, और अपनी किसी भी अपनी चेस्ट की जो आपकी मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते। वो उसके लिए आपको इंची टेप की ज़रूरत होती है। In taking measurement of a length, we need to take care of the following. अब मेजरमेंट लेते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर। अब इन्होंने फिगर में दिखाया है कि आपको स्केल कैसे रखना है। ठीक है, जैसे आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है तो आपको लेंथ वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपका स्केल होना चाहिए, तभी प्रॉपर लेंथ जो है वो मेजर होगी। इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड taking measurements from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in the figure 10.8b, the reading at one end is 1 centimeter and the reading at other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1, that is 13.3 centimeter. अब इसमें क्या कह रहा है कि वैसे तो स्केल जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, 0 to 15 सेंटीमीटर का। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्केल का फ्रंट पार्ट, जो जीरो पार्ट है, वो ब्रोकन होता है। तो उसके लिए, तो उस केस में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ज़ीरो तो विजिबल है ही नहीं। तो उसमें आप 1 से स्टार्ट करोगे। 1 से लेकर जितना भी आपका लेंथ आया टोटल, तो वो आप फाइनल आंसर में अपना 1 माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 1 से 2 से 3 से, आप जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उतना अमाउंट स्टार्टिंग का माइनस करने की ज़रूरत है, तभी आपका जो है एक्चुअल लेंथ आएगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन द फिगर 10.9. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B the reading is 7.5 centimeter. From positions A and C the reading may be different. अब जो आपकी आई की पोजीशन है वो भी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये जो पोजीशन बी है, दिस इज दी पोजीशन बी।
ठीक है, तो पोजीशन बी के हिसाब से जो आपकी रीडिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। लेकिन अगर आप ए और सी से देख रहे हो तो वो डायगोनल ही पोजीशन होगी। जब आपकी स्ट्रेट पोजीशन होती है तो आपका आंसर जो है करेक्टली शोन होता है, लेकिन जब आप उसको डायगोनली सी करते हो तो उससे आपका जो आंसर है वो वेरी करने के चांस होते हैं। नाउ एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर classmate using hand span and then by using a meter scale. For this you ask your classmate to stand with his back against a wall, make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observations. अब उसने एक एक्टिविटी की बात की है, इसमें वो कह रहा है कि अपने क्लासमेट की जो है वो आपको हाइट मेजर करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी हाइट मेजर करने के लिए आपको दो तरीके से करनी है। फर्स्ट वे इज़ कि आपको हैंड स्पैन से उसकी हाइट मेजर करनी है, और सेकंड इज़ कि आपको मीटर स्केल यूज़ करना है। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको कहोगे कि वो वॉल के साथ अपनी बैक लगा के स्ट्रेट खड़ा हो जाए और आप उसके हेड टॉप पे मार्क कर दोगे वॉल पे जहाँ पे उसका हेड टॉप आया। फिर उसके बाद आप उस मार्क को ग्राउंड से लेकर उस मार्क तक पहले आप हैंड स्पैन से मेजर करोगे, उसके बाद मीटर स्केल से मेजर करोगे। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कि कितने हैंड स्पैन्स में कितना जो है उसका हाइट आया। और अपने बाकी के क्लासमेट्स के साथ भी आपको ऐसे ही करना है और उसकी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। Study carefully results obtained by different students. The results in column 2 may be different from each other as the length of the handspan may be different for different students. ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब आपके कुछ और क्लासमेट्स ने भी, सपोज आपने 5 रीडिंग्स ली जिसमें से एक आपकी थी और 4 आपकी फ्रेंड्स की थी, तो क्योंकि सबके हैंड स्पैन का जो हाइट लेंथ है वो सेम नहीं होता, तो हैंड स्पैन का नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो आप मीटर स्केल से मेजर करोगे वो लेंथ कभी भी डिफरेंट नहीं होगी। Look at the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The results may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different hand spans. This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling some errors in measurement. अब कहते हैं कि जैसे हैंड स्पैन में आपका जो है वो रीडिंग्स डिफरेंट आए, वो माना जाता है क्योंकि सबके हैंड स्पैन का लेंथ सेम नहीं होता। अब कहते हैं कि जो आपने मीटर स्केल से मेजर किया उसका भी लेंथ डिफरेंट आया। क्यों आया? वो डिफरेंट इसलिए आया क्योंकि आपके हैंड स्पैन में जो है वो डिफरेंस आ रहा था, जो आप रीडिंग्स ले रहे थे उसमें एरर्स आ रहे थे। एरर्स कैसे आ रहे थे कि जैसे किसी ने 1 पॉइंट कम काउंट किया, किसी ने 2 पॉइंट ज़्यादा काउंट कर लिए। ठीक है, क्योंकि जो आपने वो जो स्केल है वो प्रॉपरली नहीं रखा था, या अगर प्रॉपरली रखा था तो आपसे रीडिंग जो है वो प्रॉपर नोट नहीं हुई। Now next, that is 10.6, measuring the length of a curved line. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line. अब आप कर्व लाइन, आपने कोई भी कर्व लाइन ड्रॉ की, ठीक है, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, लेकिन आप उसको मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि कर्व लाइन की तो कोई प्रॉपर शेप ही नहीं होती। ठीक है, अब जैसे ये जो ब्लू कलर में है ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है,
ठीक है, अब इसको आप मीटर स्केल से कैसे मेजर करोगे, इसको तो मेजर आप कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी in the figure 10.10. Put a knot on the thread near one of its end. Place this knot on the point A. Now place a small position of the thread along the line, keeping it knot using your fingers and thumb. Hold the thread at this point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. ठीक है, अब ये कहते हैं कि आप ये जो इन्होंने कर्व लाइन ड्रॉ किया, अब ये कहते हैं कि आप एक कर्व लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और उसके दोनों पॉइंट्स मार्क कर दो एज ए एंड बी। अब एक थ्रेड लो और थ्रेड के एक पॉइंट को आप नॉट लगा दो और उस नॉट वाले पॉइंट को आप ए पे रखो, ठीक है, और बाकी आप इस लाइन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारा लेंथ मेजर करते रहो थ्रेड से। मेक श्योर कि जो आपका थ्रेड है वो लाइन की एग्जैक्टली ऊपर होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप एक कर्व लाइन का थ्रेड से सारा लेंथ मेजर कर लोगे तो जिस पॉइंट पे आपका बी आएगा थ्रेड में, आप वहाँ पे या तो पेन से मार्क कर लेना या वहाँ से थ्रेड कट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उस थ्रेड को स्केल पे मेजर करना कि कितना थ्रेड जो है वो लगा लाइन को मेजर करने के लिए। जो थ्रेड की लेंथ आएगी स्केल के ऊपर वही आपकी कर्व लाइन की कंप्लीट लेंथ होगी। ठीक है, ये सारा इन्होंने यही बता रखा है यहाँ पे, ये फाइनल पॉइंट मार्क किया, फिर उसको आपको मेजर किया, ठीक है। नाउ वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स करेक्टली, and we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others। ठीक है, अभी कहते हैं कि हमने इन एक्टिविटीज़ से ये रिजल्ट निकाला कि जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस और लेंथ्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, और उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। अब उन डिफरेंट वेज को अब कौन सा वे कहाँ पे यूज़ होगा उसको हम डिस्टेंस और लेंथ के हिसाब से जज करते हैं, ठीक है, कि हमें कहाँ पे, अब जैसे कर्व लाइन है तो वहाँ पे थ्रेड यूज़ होगा, स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे स्केल यूज़ होगा, ठीक है। कोई आपको जैसे अपनी चेस्ट की या थाई की मेजरमेंट करनी है तो वहाँ पे आपका इंची टेप यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब जो चीज़ें हमारे आसपास मूव करती हैं। एक्टिविटी 5 थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स you have seen recently, list them in table 10.4. These may include a school bag, mosquito, table, people sitting on chairs, people moving about. The list may also have a small butterfly, dog, cow, hands, small baby, fish and water, etc. ठीक है, अब ये कहते हैं कि आपने जो अपने आसपास जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, ठीक है, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं अपने आसपास, तो उस सब को आप इस टेबल 10.4 में लिस्ट करो, सारी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बट ऑन दी कॉस्ट कि आप रेस्ट पे कौन सी है और मोशन में कौन सी है, कि कौन सी स्टेबल है और कौन सी मूव कर रही है, ठीक है। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। Which of the following are moving? Which of these are moving? Which of these are rest? ठीक है, अब कौन सी मूव कर रही है, कौन सी मोशन में और कौन सी रेस्ट पे है, ऐसे आपने इस बेसिस पर उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है और आप जितनी लंबी लिस्ट बना सकते हो उतनी लंबी आप बनाओ। How did you decide whether an object is in motion or at rest?
You might have noticed that the bird is not the same place after some time while the table is at the same place. On this basis, you can have decided whether an object is at rest or in motion. Let us look at the motion of an ant closely. ठीक है, अब कहते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करोगे. जो चीज़ें रेस्ट पे है वो अगर 1 घंटा पहले उस प्लेस पर पड़ी हैं तो वो 1 घंटा बाद भी 1 घंटा के 1 दिन 4 दिन वो हमेशा ही उसी प्लेस पर पड़ी रहेंगी जब तक आप उनको खुद मूव नहीं करते. ठीक है, लेकिन जो चीज़ें खुद एक वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकती हैं उन्हें आप मोशन में डालोगे, और जो चीज़ें खुद मूव नहीं कर सकती जो ऑल टाइम रेस्ट पे रहती हैं उन्हें आप एट रेस्ट पे डालोगे. तो ऐसे आपकी 2 कैटेगरीज में आपकी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी. अब मोशन को स्टडी करने के लिए, आंट के मोशन को स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. एक्टिविटी 6, सेलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it just crawled onto the sheet of paper. Keep marking its position after a few seconds as it moves along the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants. Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? ठीक है, अब वो कहता है कि आप एक वाइट शीट लो, उस पर थोड़ी सी चीनी स्प्रेड कर दो और थोड़ी देर वेट करो, उसमें काफ़ी आंट्स इकट्ठी हो जाएंगी. तो आप अगर कर सकते हो तो एक चींटी को मार्क करो, उसकी फर्स्ट पोजीशन जब वो पेपर पर जस्ट क्रॉल हुई थी. ठीक है, और जैसे जैसे और हर 2-3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन को ट्रैक करो, उसको पॉइंट्स को मार्क करो अगर आप कर सकते हो तो. ठीक है, फिर उसके बाद जब आप कुछ 4-5 पॉइंट्स मार्क कर लो, उसके बाद आप शीट को फ्री ऑफ कर दो शुगर और आंट से. ठीक है, उसके बाद जो आपने डॉट्स ड्रॉ किए थे उन डॉट्स को ज्वाइन करो और उसका पाथ मेजर करो. जो चींटी है, जो आंट है, उसका पाथ जो है उसको ऑब्जर्व करो. उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब आपने वो डॉट्स ज्वाइन किए तो आप ये देखोगे कि पहले वो किस पॉइंट पे थी, फिर वो मूव करके दूसरे पॉइंट पर आ गई, फिर उस पॉइंट से भी मूव करके वो थर्ड फोर्थ जितने भी पॉइंट्स आपने मार्क किए वो आगे चली गई. ठीक है, तो आप इसमें क्या देखते हो कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता रहता है उसकी पोजीशन और टाइम के हिसाब से. ठीक है, अब एक्टिविटी 5 में वेयर डिड यू प्लेस द ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉक, स्विंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब कहते हैं एक्टिविटी 5 जो हमने परफॉर्म की थी, जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी, इसमें हमने क्या किया था कि हमने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी कि कौन से रेस्ट पे हैं और कौन से मोशन में हैं. अब वो कहते हैं कि जो क्लॉक है, स्विंग मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन है, इनको आपने किस ग्रुप में डाला. आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो. डिड यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, how are they moving?
Is there any movement similar to that of an ant or a train? Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. ठीक है, अब कहते हैं कि वैसे तो हमने इनको रेस्ट की पोजीशन पे डाला, रेस्ट की लिस्ट में डाला, लेकिन जो है इनके आर्म्स हैं, इनकी क्लॉक की जो हैंड्स हैं या फिर जो फैन के आर्म्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आंट की जो है, जो चींटी है, जो उसका पाथ ट्रैक किया, वैसे हम इनका भी पाथ ट्रैक कर सकते हैं। तो वैसे तो उस हिसाब से जो अगर उसके हैंड्स और आर्म्स देखें तो उस हिसाब से वो तो मूविंग कैटेगरी में मोशन में आना चाहिए, लेकिन वो तो नॉ उसमें रेस्ट पे आ रहा है। तो ऐसे इसको कहते हैं, इसको समझने के लिए हम मोशन की डिफरेंट कैटेगरीज को अब स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशंस। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, मार्च पास ऑफ soldiers in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? अब कहते हैं कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक व्हीकल स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, ठीक है, मार्च पास हो रहे सोल्जर्स की, या फिर एक स्टोन हाइट से थ्रो किया गया नीचे। ठीक है, अभी कहते हैं कि किस तरह के मोशन है, किस कैटेगरी के मोशन है, ये किस कैटेगरी की मूवमेंट है। अब कहते हैं स्प्रिंटर्स हैं 100 मीटर रेस में, ठीक है, वो भी स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। और कहते हैं कि आप और भी कोई एग्जांपल्स थिंक कर सकते हो इनके अलावा। इन ऑल दीज एग्जांपल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. ठीक है, अब हमने इन एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए अभी सोल्जर के या फिर व्हीकल के, इन सारे एग्जाम्पल्स में स्ट्रेट लाइन मोशन देखा हमें। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 7, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट and whirl it with your arm. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. This type of motion is called circular motion. ठीक है, अब हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने क्या किए, एक स्टोन को थ्रेड से टाई किया और उसको थ्रेड को अपने हैंड और थ्रेड के एक एंड को अपने हैंड में पकड़ लिया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने उस थ्रेड को सर्कुलेट किया, ठीक है, उसको घुमाया। तो उससे क्या हुआ, जो स्टोन में मोशन आई, ठीक है, स्टोन में मोशन आई तो उसमें क्या हुआ फिर, ठीक है, स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करने लग गया। लेकिन इसमें क्या है, जो स्टोन और आर्म का डिस्टेंस है वो तो सेम ही है। अब जितना थ्रेड लॉन्ग होगा डिस्टेंस तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो स्टोन का पाथ है वो सर्कल में आ गया। अब क्योंकि जो स्टोन का पाथ सर्कल में है और उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहा, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे गया, तो उस मोशन को हमने क्या कहा, सर्कुलर मोशन। The motion of a point marked on the blade of an electrical fan or hands of the clock are examples of circular motion. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate, and so do the hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blades of the fan or the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक की एग्जांपल की थी वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। अब उसमें हम अगर उनके फैन के ब्लेड्स को या फिर क्लॉक के हैंड्स के किसी भी पॉइंट पे मार्क करते हैं उनके सेंटर से, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पूरे उसमें उसका डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो सेम ही रहेगा। ठीक है,
उनका रेडियस तो चेंज होने से रहा, इसलिए उसका डिस्टेंस भी सेंटर से चेंज होने से रहा। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. Take the stone tied with a string that you did in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. It is a pendulum. Pull the stone to one side with the other hand and let it go. Now the pendulum is in the motion. It is an example of periodic motion. A branch of a tree moving to and fro. Motion of a child on a swing. Swings of guitar or the membrane of drums being played are all examples of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मोशन है वो रिपीट होता रहता है। रिपीट कैसे होता है? अब जैसे आपने एक्टिविटी 7 में जो स्टोन है वो स्ट्रिंग से टाई किया था, अब उसमें क्या है, आपने उसको घुमाया था, घुमाने की जगह आप उसको हैंग कर लो और अपने दूसरे हैंड से स्टोन को पकड़ के उसको हल्का सा स्विंग देकर छोड़ दो, तो उसकी टू और फ्रो मोशन होगी। अब टू और फ्रो मोशन तो पेंडुलम, जैसे पेंडुलम मूव करता है टू एंड फ्रो, वैसे उसकी स्टोन की मोशन होगी। अब क्योंकि स्टोन की मोशन वैसी होगी तो इसीलिए वो पीरियोडिक मोशन हो गया। जिस मोशन में हम रिपीटेड कोई चीज़ मूव करती है सेम ही ट्रैक पर, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसका टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो सेम होगा, उसका मोशन भी सेम होगा, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। Did you observe a sewing machine as a part of activity 5? You must have observed that it remains at the same location while its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the ground? ठीक है, आप कहते हैं कि जो आपने एक्टिविटी 5 में स्विंग मशीन की एग्जांपल की थी उसमें क्या है, जो निडल टू और फ्रो मोशन कर रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सेम इंटरवल में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डिस्टेंस में, तो उसमें क्या है, वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है। आप कहते हैं कि आपने हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड? क्या आपने कभी भी किसी बॉल का मोशन देखा है ग्राउंड के अलॉन्ग? हेयर the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. ठीक है, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन कर रही है, ठीक है, रोटेशनल हो गया कि वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। कैन यू थिंक ऑफ other examples where objects undergo combinations of different types of motions? ठीक है, आप कहते हैं कि क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मोशंस की कोई ऐसे भी कोई एक एग्जांपल? ठीक है, अब जैसे पेंडुलम क्लॉक है, उसमें क्या है कि जो पेंडुलम है वो तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वो पीरियोडिक मोशन हो गया, और जो क्लॉक की आर्म्स हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं, तो सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन दोनों एक ही एग्जांपल में आ गई। ठीक है, तो जो पेंडुलम क्लॉक है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस की एग्जांपल हो गई। वी डिड many measurement activities and discussed some kinds of motions. We saw that motion is a change in the position of an object with time. The change in this position can be determined through distance measurements. This allows us to know how fast or slow a motion is. The movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside
आवर बॉडीज शो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, अब कहते हैं कि जो हमारी डिफरेंट मेजरमेंट एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर मोशन है, वो पीरियोडिक मोशन है, रेक्टिलिनियर है, ठीक है, कोई भी आपकी एग्जांपल है, ठीक है, अब उसमें हमने क्या देखा कि मोशन क्या है। मोशन जो है वो एक चेंज है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में। अब द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। ठीक है, अब ये जो चेंज है वो हमने डिस्टेंस मेजरमेंट से डिफाइन किया। ठीक है, ये हमें बताता है कि कोई भी मोशन जो है वो फास्ट है या स्लो है। ठीक है, अब जैसे स्नेल मूव कर रहा है या फिर बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव कर रही है, ठीक है, एरोप्लेन है या कोई भी आपका मोशन है, उसके आप स्पीड से टाइप से आप उसका स्लो और फास्ट पता लगा सकते हो। ठीक है, नाउ कीवर्ड्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, द मोशन इन विच द डिस्टेंस ऑफ द one point and the another point is same but the object moves in the circular path, that motion is called circular motion. ठीक है, distance, the path traveled by an object from one point to another point. ठीक है, टोटल उसने कितना पाथ ट्रेवल किया वो हमारा डिस्टेंस हो गया। मेजरमेंट, ठीक है, to know the path the distance covered by the object is the measurement. ठीक है, कैसे आप डिस्टेंस पता लगा सकते हो, मेजर करके, मेजर उसके मेजरमेंट से। ठीक है, मोशन, मोशन क्या है हमने अभी पढ़ा, मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है, द motion of the repeated motion of an object in same interval of time with same interval of time। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है हमारा वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। SI यूनिट्स, जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, हम उनको SI यूनिट्स कहते हैं। के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो हमारी जो जितने भी यूनिट्स हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो सारे हमारे मेजरमेंट के यूनिट्स हो गए। नाउ समरी, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड लेंथ of a foot, the width of the finger, the distance of a step as units of measurements. This caused confusion and a need to develop a uniform system of measurement across. Now we use international system of units, SI units. This is accepted all over the world. Meter is the unit length in SI unit. Motion in a straight line is called rectilinear motion. In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the same. Motion that repeats itself after some period of time, this is called periodic motion. So, your chapter explanation is completed and दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।